आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। देश के कई इलाकों में मानसून जमकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार बारिश का असर ये है कि वहां डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड ऑफिस तक पानी पानी हो गया है। हालात ये है कि ऑफिस परिसर में लोग नाव से आ जा रहे हैं। ऑफिस के कमरों में भी पानी भरा हुआ है। लोग पानी में ही काम करते नजर आ रहे हैं। पन्ना के डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड ऑफिस का ये वीडियो सुर्खियों में है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के मौके पर झारखंड के रामगढ़ में स्कूली बच्चों ने जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर जिले भर के करीब 10,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ ली और कपड़े और जूट के थैलों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। बाद में इन तस्वीरों को सेल्फी विद झोला नाम से पीएम मोदी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को सोशल मीडिया पर शेयर करने की बात भी कही गई। ये कार्यक्रम पर्यावरण विद उपेंद्र पांडे की अगुवाई में की गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में दिव्यांगों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रहीन होने के बावजूद क्रिकेटर्स अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते नजर आए। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से ये टूर्नामेंट आयोजित किया, जिसमें कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों से 4 टीमों ने हिस्सा लिया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों की आरती उतारी और लोगों में प्रसाद बांटा। दरअसल गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु की पूजा करने और उन्हें सम्मान देने याद करने की परंपरा है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएम मोदी और सीएम योगी को राजनीतिक गुरु मानकर विधि विधान से उनके तस्वीर की आरती उतारी और भोग लगाकर पूजा अर्चना की। बारिश का असर अमेरिकी शहर शिकागो में भी देखने को मिला। यहाँ सड़कों पर गाड़ियां पानी में फंसी दिखाई दी। शिकागो में रविवार को बारिश और तूफान के बाद ये हालात हो गए कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डायबिटीज से जुड़ी है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है कि इस वक्त देश में डायबिटीज के करीब 10 करोड़ मरीज हैं और आने वाले समय में ये आंकड़ा दुगना हो सकता है। ये बीमारी लाइलाज है, लिहाजा इसे लेकर हमें गंभीर होना होगा। रोकथाम के लिए इसके लक्षणों को समझना होगा। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि सांसों की गंध से डायबिटीज को पहचाना जा सकता है। ये जानकारी जरूरी है, इसलिए इस पर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। बेहिसाब खाना, ज्यादातर वक्त आराम फरमाना और दिन ब दिन वजन बढ़ाते जाना। खाने पीने और लाइफस्टाइल की ये मनमर्जियां मजेदार तो होती हैं, लेकिन एक बड़ी परेशानी, एक जानलेवा बीमारी यानी डायबिटीज की वजह बन सकती है। मुश्किल ये है कि तेजी से फैल रही इस बीमारी को लेकर जैसी गंभीरता होनी चाहिए वो दिखती नहीं और शायद यही वजह है कि भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। जाहिर है इसे लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और इसकी रोकथाम के लिए लक्षणों की पहचान बहुत जरूरी है। आमतौर पर ज्यादा भूख प्यास और यूरिन, साथ ही थकान या जख्म का देर से भरना इसके लक्षण हैं। लेकिन एक नई स्टडी के मुताबिक मुंह की गंध से भी डायबिटीज का पता लगाया जा सकता है। ये जानकारी अहम है, लिहाजा सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि डायबिटीज को मुंह की गंध से पहचानने का दावा क्या है। अमेरिकी कंपनी वेट वॉचर्स का दावा है कि अगर आपके मुंह से असामान्य गंध आती है तो आपकी ब्लड शुगर हाई हो सकती है। फल जैसी गंध वाली सांस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का लक्षण हो सकता है, जो डायबिटीज का पहला संकेत हो सकता है। असल में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस शरीर के अंदर एक प्रक्रिया है जिसमें इंसुलिन की कमी के कारण खून में हानिकारक कीटोन्स का निर्माण होता है और कीटोन्स नाम का ये केमिकल शरीर के लिए हानिकारक होता है। हालांकि फल जैसी गंध वाली सांस डायबिटीज की पहचान हो सकती है, इसके साथ कई दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में परेशानी होना, त्वचा लाल होना या उल्टी होना। लेकिन सांसों की गंध डायबिटीज का संकेत दे सकती है। ये भी दावा किया गया है कि डायबिटीज के कारण सांसों में दुर्गंध भी आ सकती है, क्योंकि इसकी वजह से मुंह में ग्लूकोज का स्तर बढ़ सकता है।
बैक्टीरिया इस चीनी का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, जो बाद में संक्रमण और मसूड़ों की बीमारी की वजह बनता है। मसूड़ों की बीमारी मुंह से दुर्गंध आने की सामान्य वजह होती है। असल में डायबिटीज के लक्षणों को पहचानना अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कोई भी लक्षण अस्वस्थ महसूस नहीं कराता है। इसलिए छोटे छोटे बदलावों पर नजर रखनी जरूरी होता है। अगर सांसों की गंध में फर्क महसूस हो रहा हो तो इसे इग्नोर करने की गलती कतई न करें। डायबिटीज को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि द लेसेंट की नई स्टडी के मुताबिक भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं। पिछले 4 सालों में ही डायबिटीज के मामलों में 44% की बढ़ोतरी हुई है। चिंता की बात यह है कि भारत की 15.3% आबादी यानी करीब 14 करोड़ प्री डायबिटीज हैं, जिन्हें भविष्य में ये बीमारी हो सकती है। जानकार मानते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मोटापा और तनाव जैसी वजहों से ये बीमारी तेजी से महिलाओं और पुरुषों में फैल रही है। इसे रोकने के लिए खान पान की आदतों और लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है, लेकिन इसके उपचार के लिए लक्षणों पर भी नजर रखनी होगी। सांसों से हल्की गंध या मुंह से दुर्गंध महसूस होती है तो शुगर की जांच करवाएं। इसे लेकर खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। सांसों की गंध से डायबिटीज की पहचान कैसे होगी? इसके अलावा इस बीमारी के क्या लक्षण हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जाए? इन सवालों पर हमने बात की डॉक्टर राकेश पंडित से। हमने देखा है कि पढ़ा भी है कि अगर किसी को फ्रूटी स्मेल बोलते हैं उसको, अगर उसके ब्रेथ में आ रहा है तो एक डायबिटीज का लक्षण, पर ये लक्षण बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये लक्षण तभी आता अगर किसी को कीटो एसिडोसिस हो या ब्लड में कीटोन्स हो। इसका मतलब उसकी डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी कि उसका शुगर कीटोन्स में कन्वर्ट होता है, कि जो कि काफी लेट स्टेज है डायबिटीज का। या किसी टाइप 1 में वो कभी कभी प्रेजेंटिंग सिम्टम भी होता है। किसी का वेट लॉस हो रहा है, किसी को अनएक्सप्लेन्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, किसी के जख्म बहुत जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, किसी को आंखों में धुंधलापन आ रहा है। ये अर्ली लक्षण है डायबिटीज के, रादर देन कि हम वेट करें कि किसी की ब्रेथ में अगर स्मेल आने लग गई। उसके तो बहुत कारण होते हैं। जब ये कहा जाता है कि अगर डायबिटीज में कीटोन्स बनने लग गए, जैसे कि मैंने कहा, तो वो एक लक्षण हो सकता है, बट मैं ये इससे सहमत नहीं हूं कि यही एक लक्षण है कि जिससे आप डायबिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली 6 मंथ्स में एक बार यूरिन या शुगर कराइए। अगर आप की एज 40 के ऊपर है, आपके घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है और आपकी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, आपकी कमर 40 के ऊपर है एंड बाकी सब जो मैंने इन्फेक्शन या ये सब लक्षण है, तो तब आप स्क्रीन कराइए। स्मेल पे ना डिपेंडेंट रहिए कि फ्रूटी स्मेल आई तो हम इस पे आप डायग्नोज करेंगे, ये तो बहुत लेट स्टेज के लिए है। एंड बाकी अब ओवरऑल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमें इन सारी बीमारियों से बचाएगा। 13 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक जो है वो टल गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सेस पेपर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट में सहयोग नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और पिछले 3 सालों में विज्ञापन पर किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि उनके पास विज्ञापन के लिए फंड है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा पेश करके ये बताने को कहा कि पिछले 3 साल में विज्ञापन पर उन्होंने कितना खर्च किया है। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से इसके निर्माण के लिए फंड देने में असमर्थता जताई गई थी। महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान के बीच अब 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक टल गई है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से ये बैठक टाली गई है। अब विपक्षी दलों की बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक 10 जुलाई को शिमला में होने वाली थी, जिसे टाल दिया गया। इससे पहले 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें समान नागरिक संहिता पर लोगों के सुझावों पर चर्चा की गई। इस अहम बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में सरकार बिल ला सकती है।
हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम अब मिलेनियम सिटी सेंटर होगा। इस बात की जानकारी दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया पर दी है। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने पहले इसका नाम गुरुग्राम सिटी सेंटर रखने का फैसला किया था और इस बात की जानकारी भी ट्विटर पर शेयर की थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद मेट्रो ने दूसरा ट्वीट किया और बताया कि अब हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने नाम बदलने के सिलसिले में किए गए पहले ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहलगाम में पारंपरिक छड़ी मुबारक का भूमि पूजन हुआ। 31 अगस्त को यात्रा पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचेगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 10 दिन पहले ही पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का ऐलान किया गया, लेकिन इससे पहले कि विपक्ष की दूसरी बैठक हो, शरद पवार की पार्टी बिखर गई। जिस महाअघाड़ी को शरद पवार ने खड़ा किया, पहले उसमें से शिवसेना तोड़कर शिंदे निकल गए और अब एनसीपी लेकर अजीत पवार दोनों ने बीजेपी के साथ मिलकर महायुति बनाने का ऐलान किया है। हालांकि महाराष्ट्र की तस्वीर अभी साफ नहीं है। कई अगर मगर हैं, किंतु परंतु हैं, लेकिन एक बात तय है कि अगले कुछ दिन सियासी उथल पुथल के हैं। महाराष्ट्र राज्याचा निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी किंवा आकस न बाळगता न्याय मागतो। चाचा पवार देखते रह गए, भतीजे पवार ने पाला बदल लिया। पहली बार जब अजित पवार ने गुपचुप डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, तब शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इस दफे भतीजे ने चाचा को मौका नहीं दिया। विधायकों के साथ शरद पवार के बेहद भरोसेमंद लोगों को भी साथ ले गए। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पवार को ऐसी शिकस्त शायद ही पहले कभी मिली हो। एक वेळ उपाशी राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याचं राहणार नाही आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलथापालट करणारी शक्ती आहे वर्ग, त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही। याला फार अवकाश नहीं। सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। कुल मिलाकर एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई है। दोनों गुटों का पार्टी पर अपना अपना दावा है। इधर शरद पवार गुट ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। उधर बतौर कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। कौन किसके साथ है और पार्टी पर किसका अधिकार है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कल सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है, इसके नेता श्री अजित पवार चुने गए हैं। श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे विप पहले भी थे, उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद विप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। खूबी यह है कि अजित पवार और उनके साथ खड़े नेता शरद पवार को पूरा सम्मान भी दे रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष भी मान रहे हैं। यानी मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ नहीं बदला, बस पार्टी की ड्राइवर सीट पर अब शरद पवार नहीं बल्कि अजित पवार है। लेकिन सवाल है कि क्या अजित पवार के साथ विधायक और सांसद हैं? दावा तो 40 विधायकों के समर्थन का है, लेकिन तस्वीर 5 जुलाई को साफ होगी, क्योंकि उस दिन दोनों गुटों ने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। वो हमारे गुरु हैं और आज गुरु पूर्णिमा है। बोला साहेब आमचे गुरु आहे आणि आज गुरु पौर्णिमा आहे। आम्ही त्यांचे या आमच्या सगळ्या कामाला आशीर्वाद मागतो। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार। वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है, शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है।
बहरहाल अजित पवार का इस पार से उस पार जाना महाराष्ट्र में नए गठबंधन की शुरुआत है। महाअघाड़ी के जवाब में महायुति बन गई है, जिसमें बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना के साथ अब अजित पवार वाली एनसीपी है। लेकिन इसका एक और पहलू है। जानकार मान रहे हैं कि अब शिंदे पर बीजेपी की निर्भरता खत्म हो गई है। संजय राउत का तो यहां तक दावा है कि शिंदे की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो सकती है। कल जो हुआ है शपथ ग्रहण, उसके बाद एक मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो जल्दी ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके हिसाब से उनको कोई नहीं बचा सकता, और इसीलिए अजित पवार और उनके लोगों को इंडक्ट किया है। तो एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति के नजरिए से देखें तो मतदाताओं के लिए उलझन बढ़ गई है। शिवसेना और एनसीपी के 2 गुटों के साथ अब चुनावी मैदान में 6 खिलाड़ी मौजूद होंगे। कई सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के ही दोनों गुट आमने सामने होंगे, लेकिन इससे बड़ी उलझन 2024 की लड़ाई को लेकर है। शरद पवार को साथ लेकर विपक्ष ने मोर्चाबंदी का मंसूबा बनाया है, लेकिन एक झटके में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब तो खुद शरद पवार पर भी सवाल है कि क्या बीजेपी के साथ जाना असल में उनका ही प्लान है। पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार या मला मंत्री केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। बहरहाल शरद पवार की पार्टी में आई दरार कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए झटका है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी का अस्तित्व संकट में आ गया है, तो केंद्र में भी विपक्ष का मोर्चा लड़खड़ा गया है। हमेशा की तरह नजर शरद पवार पर है। हमेशा की तरह कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 486 अंक चढ़कर 65,205 पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। निफ्टी 133 अंकों की तेजी के साथ 19,322 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग, मेटल और टेलीकॉम समेत कई सेक्टरों में तेजी देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। सोना 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 59,150 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि चांदी 120 रुपए महंगी हो गई, यानी कि बाजार में अब 1 किलो चांदी की कीमत 71,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये बढ़ी हुई कीमतें 17 जुलाई से कंपनी की सभी आईसीई इंजन वाली कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लागू होंगी। फरवरी 2023 के बाद कंपनी ने इस साल तीसरी बार अपनी कार के दामों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले कंपनी ने 14 अप्रैल को अपने सभी वेरिएंट और मॉडल की कीमतों में एवरेज 0.6% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। देश भर के बैंकों में अब तक 2000 के 76% तक नोट बदले जा चुके हैं। ये जानकारी आरबीआई ने दी है। आरबीआई के मुताबिक देश भर में ग्राहकों ने 76% नोट या तो बदल दिए हैं या फिर बैंकों में जमा कर दिए हैं। हालांकि ग्राहकों के पास 2000 के नोट बदलने के बाद 30 सितंबर तक का समय है। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। भोपाल में अब 1 किलो टमाटर की कीमत करीब 160 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि देश के कई शहरों में टमाटर 120 से लेकर 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। फसल खराब होने के चलते भोपाल की मंडियों में बेंगलुरु से टमाटर लाया जा रहा है। वाराणसी में एक ऐसा नर्सिंग होम है जहां बेटियों के जन्म पर कोई फीस नहीं ली जाती। यही नहीं, यहां पर बेटियों के जन्म पर मिठाइयां भी बांटी जाती है। इस नर्सिंग होम को चलाती हैं डॉक्टर शिप्रा धर। शिप्रा धर गरीब बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए भी मदद करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर शिप्रा धर के काम की सराहना कर चुके हैं। बनारस का अपना अंदाज है, अपनी ठाठ है। उस पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। लेकिन चर्चा आजकल एक डॉक्टर को लेकर ज्यादा है। डॉक्टर हैं शिप्रा धर।
इनकी खासियत ये है कि इन्होंने बेटियों के लिए अपने नर्सिंग होम में खास व्यवस्था की है और किसी भी बेटी के जन्म पर उसके माता पिता से कोई फीस नहीं ली जाती है। एक मुहिम स्टार्ट की, बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। और अब तक मेरे हॉस्पिटल में 266 ऐसी बेटियों का जन्म हो चुका है जिनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया गया। डॉक्टर शिप्रा ने इस नेक काम की शुरुआत 25 जुलाई 2014 में की थी। इसमें उनके पति डॉक्टर MK श्रीवास्तव ने पूरा सहयोग ही नहीं किया बल्कि रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया। मेरी तो ये सोच थी कि हम उनको कोई गिफ्ट दें या कुछ ऐसा कि फॉर अ टाइम बिंग वो लोग खुश हों और फिर बाद में भी खुश रहें। लेकिन ये सोच डॉक्टर साहब की ही थी। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव की, उन्होंने कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। डॉक्टर शिप्रा के नेक काम की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। जब सर मेरे पास आए तो हमने बताया कि मेरे हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा होता है, हम ऐसा एक मुहिम स्टार्ट किए हैं। तो उस समय कुछ बोला नहीं उन्होंने, बस सुन के फिर आगे बढ़ गए। तो हमको लगा पता नहीं मेरी बात उनकी समझ में आई या नहीं आई। तो फिर हम लोग से कहा गया कि अब आप लोग हॉल में जाके बैठ जाइए, तो हम लोग हॉल में बैठ जाए। फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब स्टेज पे आए तो अपनी बात कहते कहते फिर उन्होंने स्टेज से बोला कि हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन है जो इतना बड़ा काम कर रही हैं। फिर बहुत देर तक, लगभग हमको तो लगता है काफ़ी देर तक, 10-10 मिनट तो रहा ही होगा, काफ़ी देर तक मेरे बारे में बोलते रहे। लेकिन उनके इतना बोलने के बाद फिर तो मेरे आंख से आंसू ही निकलने लगा खुशी की। डॉक्टर शिप्रा धर के नर्सिंग होम में जो भी मरीज आते हैं वो डॉक्टर शिप्रा के काम की तारीफ करने से परहेज नहीं करते। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो डॉक्टर हैं वो इतनी अच्छी हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने में, मतलब पैदा होने से लेके आगे उनके एजुकेशन तक वो बहुत ध्यान रखती है हर चीज़ को लेके। मुझे क्या कि एक्चुअली मैं बाहर का हूँ तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कैसे हॉस्पिटल, कैसे का डॉक्टर वगैरह कहाँ पे अच्छे प्रोवाइड होंगे। तो मेरे किसी नोन जो मेरा कलीग था उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे एक हॉस्पिटल है। डॉक्टर शिप्रा धर और उनके पति डॉक्टर MK श्रीवास्तव गरीब बच्चियों के कल्याण के लिए भी काम करते हैं, फिर चाहे वो उनकी शिक्षा की बात हो या फिर उन्हें सही रास्ता दिखाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा का थोड़ा सा रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। टमाटर की कीमतें घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में टमाटर 100 रुपए से लेकर 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। मंडी में टमाटर कम पहुंच रहा है, लिहाजा दुकानदारों को भी टमाटर महंगा मिल रहा है और आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते कीमत बजट के बाहर होने लगी। हालांकि सरकार उम्मीद जता रही है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में कीमतों में गिरावट आएगी। बाजार में टमाटर का पारा हाई है। टमाटर के दाम 7वें आसमान पर है। टमाटर अलग अलग बाजारों में मनमाने भाव में बिक रहा है। भोपाल में तो अब 1 किलो टमाटर की कीमत करीब 160 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि देश के कई शहरों में टमाटर 120 से लेकर 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। टमाटर की बेतहाशा कीमतें सुनकर लोग भी गुस्से से लाल हो रहे हैं। कोई सरकार से कीमतें कम करने की गुहार लगा रहा है तो कोई सरकार से बढ़ी कीमतों पर सवाल कर रहा है। लोग अलग अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन करके स्थिति की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। आज पूरे देश में टमाटर का भाव इतना हो चुका है कि गरीब आदमी आज चटनी भी नहीं बना सकता है, क्योंकि चटनी के लिए भी कम से कम 250 ग्राम या आधा किलो तो लेना ही पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा तो कितना 30 रुपए या 60 रुपए का आएगा। तो कैसे जो है अपने वो परिवार का पालन कर सकता है, चटनी के साथ में खाना खा सकता है। ये तो सारा ही महंगा है भैया। टमाटर का रेट देख लीजिए, 160 रुपए बोल रहा है, लेकिन अभी कौन ही खाएगा टमाटर। 250 ग्राम ही आदमी लेके जाएगा। पहले जहाँ आदमी 1 किलो लेके जाता था, अब जितना जरूरत से भी कम डालना ही होगा। कहीं ना कहीं तो जरूरत है ना हर चीज का।
तो अब उसी हिसाब से ले रहे हैं, 250 ग्राम ले रहे हैं, 160 रुपए है, तो हर चीज देखते हुए चलना है ना। टमाटर का दाम इन्होंने 160 रुपए बोला। टमाटर ऐसी चीज है जो डेली यूज के लिए है और उसके बिना काम नहीं चलता। हर सब्जी में टमाटर पड़ती है, लेकिन जो लोग नहीं खरीद सकते वहाँ 250 ग्राम के लिए भी 40 रुपए पे करना है, तो ये बहुत मुश्किल है। पहले मिलता था 30 रुपए 40 रुपए किलो, तो 1 किलो लेते थे, अब 30 रुपए पाव दे रहा था, 1 पाव लेके जा रहे हैं। हाँ, क्वांटिटी घट गया। जरूरी है तो लेना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। आम तो आम लोग, दुकानदार भी परेशान हैं। मंडी में टमाटर मिल नहीं रहा, मिल रहा तो कीमत इतनी कि सुनकर खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही कि खुदरा दुकानों में बेच सकें। दिन पर दिन भाव बढ़ रहे हैं और सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं देख रही है। टमाटर का भाव पहले सर 25-30 रुपए किलो था, बढ़िया टमाटर। आज टमाटर का भाव जो है वो 100-120 रुपए किलो है और ऊपर से बेरोजगारी भी इतनी है, लोगों के पास पैसा नहीं है और अब क्या कर सकते हैं। सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। इतने दिन से महंगा लग रहा है, 500 रुपए टमाटर है इस टाइम। नहीं मिल रहा, ढूंढने से 300-350 का भी नहीं मिल रहा। बहुत महंगा टमाटर चल रहा है इस टाइम, बुरा हाल है। पूरी मंडी घूम लिया, कहीं टमाटर नहीं है, सब 500 रुपए हड़ी बोल रहे हैं। 2-2 हजार रुपए टमाटर आ रहे हैं, मतलब इतना महंगा हो रहा है टमाटर, बहुत बुरा हाल हो रहा है मंडी में। ये नहीं कि दुकानदारी महंगी बेचा है, ऊपर से ही महंगा आ रहा है। जो क्रेट में 25 रुपए माल निकलता था, आज वो 20 रुपए माल निकल रहा है। 5 किलो माल ऊपर से ही खराब आ रहा है। इसकी वजह से जो माल मद्दा होना चाहिए, उस सड़े माल की तरह से माल महंगा है। ये हिमाचल प्रदेश के सोलन की सब्जी मंडी है, जहां से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में टमाटर की सप्लाई होती है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि इस बार मानसून की बारिश की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद हुई है, लिहाजा कीमतें बढ़ी हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल किसानों को शुरू से ही यहाँ से टमाटर का भाव मिलना शुरू हो गया था। इसका मेन कारण ये है कि जो हमारे लाडवा के टमाटर है, दिल्ली के टमाटर है और जो आसपास क्षेत्र थे, वहाँ से टमाटर काफ़ी निकलता था, परंतु जो बारिश हुई, बारिश होने की वजह से वो नरम पड़ गया और खत्म के आसार पे रहे। उनका टमाटर जो खेतों में है, एक बारिश पड़ती है, नीचे धूप होती है, ऊपर से बारिश पड़ती है, तो एकदम फट जाता है। वहीं सरकार का कहना है कि वो टमाटर की लगातार बढ़ती कीमतों पर नजर बनाए हुए है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में कीमतें कम हो जाएंगी। सरकार का मानना है कि ये कीमतें स्थायी नहीं है, सीजनल है, लिहाजा जल्दी ही टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। हम सब जानते हैं कि बारिश अनसीजनल बारिश हुई है, उसके कारण कीमतें बढ़ी हैं और थोड़े दिनों में जैसे हिमाचल से टमाटर आना शुरू होगा, कुछ इलाके हैं कर्नाटक के, वहां से आएगा, तो वो फिर एक बार सही दामों पे आ जाएगा। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि जल्दी ही टमाटर के भाव गिरेंगे, लेकिन मॉनसून जिस तरह मेहरबान है, उससे लगता नहीं कि इतनी जल्दी टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। जो टमाटर कभी 30-40 रुपए हुआ करता था, वो आज 100 रुपए के रेट में है, तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 गुना दाम बढ़ने से क्या असर पड़ेगा। टमाटर का रेट आज के डेट में आपका 120 रुपए किलो है। एक नॉर्मल आदमी काम करने के लिए उसको आप 400 रुपए देते हो मजदूरी, और 400 रुपए में वो 120 रुपए का टमाटर कर देगा, तो बाकी का सामान कहाँ से कर देगा? उसके लिए तो सारी चीजें अब 120 के बाद है ना, तो टमाटर तो खाएगा ही नहीं। जब तक टमाटर महंगा है, वो तो टमाटर एक उसके लिए एक फल की तरह हो गया। टमाटर को लेकर के तमाम हाय तौबा मचता है हर बार, तो इस बार क्या रेट टमाटर मिल रहा है और कितना प्रभावित हो रहा है आपका किचन का बजट? टमाटर काफी लगभग 100-125 रुपए किलो हो गया है, और जैसे कि कुछ लोग घर में प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्यूरी वगैरह बना लेते हैं, उससे काम चला रहे हैं। तो जिस तरह से इकोनॉमिकल वे में काम चला सकते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास, वैसे काम चला रहे हैं। न्यूज पथ में आगे पब्लिक होर्डिंग पर 2000 रुपए के नोट से जुड़ी एक अहम खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2000 रुपए के नोट तेजी से वापस लौट रहे हैं। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 30 जून 2023 तक 2000 रुपए के 76% नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने बताया कि जिस समय 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला हुआ, उस समय 3,62,000 करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे। नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के 1.5 महीने के भीतर 3/4 से ज्यादा 2000 के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं, यानी करीब 2,72,000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के 2000 के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं।
और अब बाजार में महज 84,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 रुपए के नोट ही चलन में हैं। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को अचानक से 2,000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया था। आरबीआई ने कहा था कि जिनके पास 2,000 के नोट हैं वे 30 सितंबर तक ये नोट अपने खातों में जमा करा लें या बैंक में जाकर बदल लें। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दावा किया था कि 2,000 रुपए के नोटों को वापस लेने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप पर अब चैट हिस्ट्री ट्रांसफर करना आसान हो गया है। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। व्हाट्सएप पर अब चैट ट्रांसफर करना आसान हो गया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को राहत देते हुए फीचर्स में कुछ तब्दीली की है, जिसमें यूजर्स बस एक QR स्कैन करके व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए व्हाट्सएप यूजर्स को क्लाउड बैकअप की जरूरत नहीं है। यूजर्स चैट हिस्ट्री को सीधे वाईफाई से ट्रांसफर कर पाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6G को लेकर अहम करार की शुरुआत की है। इस समझौते के तहत देश में नई टेलीकॉम तकनीक और 6G पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन की इस तकनीक के लिए भारत अभी से जुट गया है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर समेत दूसरे विभाग एक साथ 6G टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। रिलायंस जियो ने देश में 4G फीचर फोन लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत करीब 999 रुपए होगी। पहले 10 लाख जियो भारत फोन का ट्रायल 7 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने इस फोन के लिए 123 रुपए का टैरिफ प्लान भी पेश किया है। इसमें 14 GB डेटा मिलेगा, जो 28 दिनों तक वैलिड होगा। एशिया कप का जल्द जारी हो सकता है शेड्यूल। इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। वनडे वर्ल्ड कप के बाद अब एशिया कप का शेड्यूल जल्द ही जारी हो सकता है। अब खबर है कि हाइब्रिड मॉडल को अंतिम रूप देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सप्ताह के अंत तक एशिया कप 2023 का शेड्यूल जारी हो सकता है। बता दें कि पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी मिली है, लेकिन बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय सरजमी पर खेले जाने वाले वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1996 की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंकाई टीम ने CWC क्वालिफायर में होम टीम जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया। इस जीत के बाद श्रीलंका की टीम सुपर 6 पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। अब श्रीलंका टीम के खाते में 8 अंक हो गए। लंदन में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में कंगारुओं ने इंग्लिश टीम को करारी शिकस्त दी है। मक्का लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 43 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही उसने 5 रनों की एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन बेन स्टोक्स की दमदार पारी के बावजूद इंग्लैंड 327 रन ही बना पाई। सैफ चैंपियनशिप मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम का कल कुवैत से मुकाबला होगा। ये मुकाबला कल शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें 5वीं बार आमने सामने होंगी। लीग के आखिरी मैच में भारत और कुवैत का मुकाबला हुआ था, तब ये मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो गया था। लेकिन अब भारत की निगाहें ट्रॉफी पर कब्जा करने की होंगी। कुल मिलाकर भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियनशिप पर कब्जा करने से महज 1 कदम दूर है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा 87.66 मीटर दूर भाला फेंककर पहले स्थान पर रहे। इस सीजन में ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले दोहा डायमंड लीग में भी उन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया था। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह 43 साल के हो गए हैं। इस मौके पर बीसीसीआई ने इन्हें ट्वीट कर बधाई दी। हरभजन सिंह भारत के लिए टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। हरभजन सिंह 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं। बीसीसीआई ने बांग्लादेश दौरे को लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। असम की रहने वाली उमा छेत्री को महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमा छेत्री को T20 और वनडे दोनों टीमों में शामिल किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 9 जुलाई से बांग्लादेश के मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेलेगी। इसी के साथ न्यूज पथ पर मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।